नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इसमें आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ों को जाना था, जैसे कि संख्याओं को कैसे लिखना है, संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखें, अंकों में कैसे लिखें, कैसे उसे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ की जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। शायद आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं इसी क्रम में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे, मतलब विभाज्यता का नियम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम, जो कि आपके बुक में जो चीज़ें दी गई है उतना ही मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। चूँकि इसमें जितने भी चैप्टर में प्रश्न पूछे गए हैं, सब प्रश्न अपने आप में एक बेसिक कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कितना आपको पहले ही कंसेप्ट बताया जाए, इसलिए जितनी दी गई है उतना ही का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और उसके बाद चैप्टर में जिस तरह इस पर क्वेश्चन आएगा उसका सलूशन हम साथ साथ करते जाएंगे, कंसेप्ट को समझते जाएंगे और उसके साथ साथ ट्रिक को भी समझेंगे कैसे उसका सलूशन करना, ठीक है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही बेसिक नियम है जो कि आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो इस बुक का सलूशन करने के लिए, इस चैप्टर का, इस नंबर सिस्टम में चैप्टर का सलूशन करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभाज्यता के नियम। हालांकि विभाज्यता के नियम किसी भी बुक में उठाइए बदलता नहीं है, वही चीज़ होता है। जैसा कि आप छोटे क्लास में भी अगर पढ़े होंगे विभाज्यता के नियम, इससे पहले किसी भी वीडियो में देखे होंगे, तो वही विभाज्यता का नियम है। आज भी वही विभाज्यता का नियम है, हमेशा विभाज्यता का नियम वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो सिलेबस में दिया है, हम बेसिक तरीके से जा रहे हैं, मतलब एक क्रमवार से चल रहे हैं, तो हमारा बताना फ़र्ज़ है, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है एक, और ये है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे न, अरे भैया काहे लुक झुक हो रहा है, हमको समझ में नहीं है, खीस पड़ रहा है अब हमको। एक मिनट रुकिए, हो क्या जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो नंबर सिस्टम, इसका मतलब इंग्लिश में होता है नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं विभाज्यता के नियम, इसमें हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब समझा दिया था। कोमा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमने बताया था आपको, कोमा कैसे देना है। हालांकि आपके बुक में कोमा का कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट के लिए। चलिए विभाज्यता के नियम देखते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम समझते हैं, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एक आध दो हम अपने से भी बताएंगे जो कि इसमें नहीं है, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको जान लेना ज़रूरी है। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हमारा आ जाता है एक से विभाज्यता का नियम। तो एक से विभाज्यता का नियम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा ध्यान से। एक से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि एक से तो भैया दुनिया की कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक से दुनिया की, अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो, नेचुरल नंबर है तो एक से दुनिया की कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है। यानी हम एक से विभाज्यता का नियम तो छोड़ ही देते हैं, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो एक से विभाजित होगी ही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो से विभाज्यता का नियम देखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, 0 दिख जाए, समझ रहे हैं, तो 0 को पहले भी लिख देना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 दिख जाए तो वो 2 से डिविजिबिलिटी हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर मान लें इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए पहले वाले में, तो कोई भी संख्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डॉट 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 आप कर लीजिएगा, अनंत तक हो सकता है। दो में अगर विभाज्यता का नियम कह रहा है तो इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं इसमें क्या, अगर 2 से विभाज्यता का नियम कह रहा है तो लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8 और 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं 0 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कहने का मतलब आ जाएगा आपका, अब 0 कह दीजिएगा तो 0 2 से विभाजित, तो अंत में 0, तो ऐसी बात नहीं है भैया, उसका अर्थ भी होना चाहिए, पूर्ण रूप से अर्थ होना चाहिए, पूर्ण एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। 0 कहने का मतलब क्या हुआ, 0 कहने का मतलब 0 हुआ, ये कोई सार्थक अर्थ है नहीं। 0 का वैल्यू मतलब कुछ नहीं,
तो ये मत कहिएगा कि 0 तो है लेकिन 2 से कहाँ विभाजित हो रहा है, नहीं भैया जी, ये कोई सार्थक अंक भी होना चाहिए। अब जैसे हम आपको कह दें कि 0 0 0 3 और आपको कह दें कि 3, तो दोनों का मान में क्या है, परिवर्तन है, नहीं है, वैल्यू वही है, बस इसका फॉर्म चेंज हो गया है। तो इसलिए इस 0 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन संख्याओं के अंत में। तो 0 हम लिख सकते हैं, इसके पहले 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 2 से विभाजित हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 से बिल्कुल नहीं विभाजित होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में और ले लेते हैं 10 20 54 8 6, कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपके क्रम में ये आना चाहिए, सबके सब में 2 4 6 8 0 अंत में आना ही आना चाहिए इकाई के स्थान पर, ठीक है। तो ये 2 के विभाज्यता का नियम हो जाता है, समझ रहे हैं। अब 3 से विभाज्यता के नियम को अगर हम देखें तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, उन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। क्या बोले, अगर कोई भी संख्या दी है, उन सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाजित होगा पूरी संख्या। जैसे मान लेते हैं 123, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या 123 3 से विभाजित होगा, है? तो हमें क्या देखना है, ये देखना है कि 123 जो लिखा है ना, सभी अंकों का योग कर देना है। तो 1 2 3 3 3 6, 6 जो योग आया है क्या 3 से विभाजित हो जाता है 6? हाँ हो जाता है। तो इसका मतलब ये टोटल 3 से विभाजित होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, और ये तो छोटी संख्या 3 अंकों की थी, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या ले लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बताइए 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो सिंपल आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो 4 2 6 5 11 11 6 17 17 7 24 24 8 32, 32 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो जब 32 3 से विभाजित नहीं होता है तो इसमें एक और हम स्थान लगा देते हैं, एक। अब जोड़िए तो कितना होगा, यहाँ तक तो 32 जोड़े थे और इसमें एक हम इंक्लूड करते हैं तो 32 एक 33, 33 3 से विभाजित हो जाता है। इसका टोटल अंकों का योग 33 आ रहा है, 33 अर्थात 3 से विभाजित होता है। इसलिए टोटल नंबर्स जो है ना, ये टोटल जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, वैसे तो संख्या एक ही है लेकिन जितने भी कितना भी बड़ा अंक है, कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ जाए किसी भी संख्या में, तो वो 3 से विभाजित होगा। जब इस सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो कोई दिक्कत। तो उदाहरण के तौर पर ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, 27 3 से विभाजित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपका अंकों का योग जो होता है 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। चलिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या में के इकाई और दहाई 2 अंक को उठा लेते हैं किसी भी संख्या से, और उन दोनों संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। पूरी संख्या में भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें अंत से 2 ही अंक उठाकर देख लेने होते हैं 4 से भाग लगाकर क्यों विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, देखिए इसमें जैसे मान लेते हैं ये हमने कर दिया, आप बताइए हमें कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आपको देखते ही बता देना चाहिए, सब में भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या देखना है, अंत से 2 अंक देखने हैं। तो अंत से 2 अंक क्या है, 2 4 यानी 24 है। तो 24 में 4 से भाग लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है, तो लग जाता है तो यानी टोटल संख्या 4 से विभाजित होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे और उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए संख्या 4 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि अंत से 2 अंक 12 दिख रहा है जो कि 4 का गुणज है, ठीक है। मतलब 4 के पहाड़ा में ये आता है 12, यानी 4 से विभक्त हो रहा है 12, इसलिए हमारा क्या 4 के विभाज्यता का नियम लागू होता है। तो ये उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या आपको बता रहे हैं देखा। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वो संख्या फिक्स है कि 5 से विभक्त होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 50 हो जाएगा, 5 से विभक्त हो जाएगा, 5 0 0 5 हो जाएगा, 5 से विभक्त होगा। किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से विभक्त हो जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण करता है 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, समझ रहे हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो 6 से विभाजित तभी होगा जब वो 2 से विभाजित हो और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो। यानी उस संख्या में 2 के विभाज्यता के नियम को जांच करेंगे और 3 के विभाज्यता का भी नियम का जांच करेंगे। दोनों अगर फॉलो करता है तो वो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉलो करता है, एक नहीं करता है, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ रहे हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये संख्या क्या 6 से विभक्त होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 से विभक्त होगी। तो 2 से विभक्त होने के लिए देखना बहुत आसान है, केवल देख लेना है 2 से विभक्त होगी, अंत में 2 4 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता के नियम में थोड़ी सी समय लगेगी, इन सभी अंकों को जोड़ना होगा, 3 से भाग देना होगा। जोड़ते हैं, 4 2 6 और 7 13 और 13 2 15। तो 15 3 से विभक्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ये टोटल संख्या 2 से भी विभक्त हो जाएगा, तो यानी 6 से ये विभक्त हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक ये उदाहरण हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये उदाहरण हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कोई भी संख्या जब 2 और 3 दोनों से विभक्त होगी तो वो संख्या 6 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बताया 24 था, 72 था ना, यही ना था, जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। रेंडमली हम दे रहे हैं, कुछ जो भी लागू हो जाए, ठीक है। जैसे ये संख्या है, तो ये संख्या तो लास्ट में 1 दिख रहा है, तो भैया 2 से होगा ही नहीं, तो 6 से विभक्त होगा नहीं। तो यहाँ पे हम सम संख्या लास्ट में रखना ही होगा, चाहे जिस तरह से रखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 5 11 1 12 12 2 14। 3 से विभक्त होता है, नहीं होता है। तो सिंपल हम इधर 1 रख लेते हैं, तो एक और उदाहरण बन जाएगा। अब जोड़ेंगे तो टोटल का योग 15 हो जाएगा, जो 3 से विभक्त हो जाएगा। साथ ही साथ ये टोटल संख्या 2 से विभक्त भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, दोनों संख्याओं से ये विभक्त हो रहा है, अर्थात ये 6 से टोटल संख्या विभक्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं समझ रहे हैं। 7 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, सिंपल, अगर कोई भी संख्या है, अगर वह 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही है, 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही है, तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए 1 लिख रहा है 6 बार, 1 लिख रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 को 6 बार लिख रहा है, चाहे 2 को 6 बार लिख रहा है, 3 6 बार लिख रहा है, 4 6 बार, 5 6 बार, तो वो सारी संख्या 7 से विभक्त होती ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर 6 से अधिक हो जाए, 7 हो जाए, तो वो 7 से विभक्त नहीं होगा। 8 हो जाए, 7 से विभक्त नहीं होगा, हमेशा 6 के गुणज के रूप में। यानी यहाँ पे 6 गो 1 है, तो आगे अगर दूसरी कोई संख्या मान लीजिए है 5 ही है, तो 5 को कितनी बार रिपीट होना चाहिए, या तो 6 बार और नहीं तो 6 दूना 12 बार, या तो 6 बार या तो 12 बार या तो 6 18 बार, यानी इसके गुणज के रूप में, या तो 24 बार। इस प्रकार से गुणज के रूप में भी मतलब रिपीट होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 को 12 बार लिखिएगा तो वो 7 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। 18 बार लिखिएगा, कोई भी संख्या 1 है 2 है 3 कुछ भी संख्या लिखिए 18 बार, तो वो 7 से विभक्त होगी। अगर गुणज के रूप में कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वो 7 से विभक्त होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल होता है इसका, दूसरा एक और नियम है जो कि छोटा संख्या पर लागू करता है, ठीक है, जो कि छोटी संख्या पर लागू करता है। सबसे मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हम देखते हैं 7 8 9 10 11 12 का भी देखना है, तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि हम अच्छे ढंग से समझ पाएँ। 7 से विभाज्यता का नियम याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो अगर वो 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही है तो फिक्स है कि वो 7 से विभक्त होगी ही होगी, ठीक है। चलिए अब क्या दिया है, हम क्या देखें, 7 का नियम। तो 7 के नियम में अभी हमने आपको बताया 7 का नियम क्या है। 7 के नियम में हमेशा 6 के गुणज के रूप में होना चाहिए। एक और इसी का नियम होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 5 7 2 है, ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर इस संख्या के इकाई, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, हालांकि 7 का नियम एग्जैक्टली 7 के नियम को जितना देर में लगाइएगा उतना देर में वास्तविकता है, 7 के नियम को जितना देर में लगाइएगा उतना देर में आप 7 से डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नियम जो है कुछ, उसको हम बता देते हैं। नियम ये कहता है आपका कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या के इकाई अंक के दोगुना करके,
अगर संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर देंगे, इकाई अंक क्या है, ये वाला है, इस दोगुना इकाई के अंक को दोगुना करके इस टोटल संख्या में से, सॉरी, इसके पहले वाले दो संख्याओं में से अगर घटा लेते हैं, 2 हो 4 हो चाहे कुछ भी हो, इसके पहले जितना भी संख्या है उसमें से उसके गुणनफल को घटा लेंगे और वो गुणनफल अगर 7 से विभक्त होगा तो ये संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा, ये कहता है नियम। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, सिंपल ये कर देना है, ये दो इकाई को दोगुना कर देंगे और इससे पहले जितनी संख्या बची हुई है यानी 5 7 यानी 57 बचा है, तो सिंपल क्या करेंगे, इस 57 में से इसके दोगुने को घटा लेंगे, तो दोगुना किए हैं तो 4 आया है, इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5, 53 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 53, ये क्रिया करने के बाद 53 अगर 7 से विभक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये टोटल संख्या जो होगी 7 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हमने यहाँ क्रिया किया तो 7 से ये विभक्त होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये टोटल संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाए, मान लीजिए यहाँ तो हमने सही किया, ये एक ही अंक तक आपको बचा सकता है, ये जो है एक ही अंक तक बचा सकता है, तो इसे तो अच्छा है भैया हम 7 से भाग ही कर देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नियम है, नियम से चलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये तो 3 अंकों की संख्या है, जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 7 से विभाजन का नियम चेक करना है तो भैया जी हम क्या करेंगे, एक ही अंक तो अंत से हमें मतलब सहायता मिल पाएगा, हेल्प मिल पाएगा, ट्रिक लग सकता है, लेकिन ये भी तो लंबा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हमारा नियम कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना कर दीजिए, क्या कीजिए, इकाई के अंक को दोगुना कर देना है और दोगुना करके इसके पहले जितनी भी बड़ी संख्या मिली है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, इससे पहले जितनी संख्या है उसमें से इसके दोगुने को घटा दीजिए और तो फिर 7 से भाग कीजिए। तो मान लीजिए इसमें दोगुना करेंगे तो 6 दूना 12 ही होगा, इसमें से 12 घटाएंगे तो क्या खाक अंतर पड़ेगा, कितना का अंतर पड़ेगा, केवल एक ही अंक से तो हम बच पा रहे हैं। तो जब इतना हम भाग कर देंगे तो एक अंक से बचने या ना बचने और करने से क्या फ़ायदा है, तो इसे तो अच्छा है कि भाई हम 7 से डायरेक्ट भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये नियम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नियम है, रट के रखिएगा, रट के क्या मतलब जान ले रहिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो 7 का नियम यही कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना कर दीजिए, उससे पहले जितनी भी अंक संख्या बची हुई है उसमें से उस संख्या को घटा दीजिए, घटाने के बाद उसमें 7 से भाग लगाइए, भाग लगा कर देख लेना है कि अगर वो कट रही है तो टोटल संख्या उससे कट ही जाएगी। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 8 के नियम को देखते हैं, और नहीं तो इसका रिपीटेड जो बताए हैं 6 के गुणज के रूप में रिपीटेड होगा तो भी आपका सही हो जाएगा, मतलब वो 7 से विभक्त होगा। चलिए 8 के नियम देखते हैं, 8 का विभाज्यता का नियम क्या है। आठ से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई बड़ी संख्या हो, उस संख्या बड़ी हो छोटी है चाहे कुछ भी हो, उसमें 3 अंकों का भाग लगाना होता है। जैसे अगर 3 अंकों में भाग लग जाता है, अंतिम से इकाई दाएं सैकड़ा के अंकों में भाग लग जाता है 8 से, तो वो संख्या पूर्ण रूप से चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 8 से विभक्त हो ही जाएगी। जैसे सपोज डेट कीजिए, जैसे मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं। ठीक है, हमने आपको ये लिख दिया, तो हमें क्या देख लेना है, हमें ये देखना है अंत से 3 संख्याएं देखनी है। अंत से क्या देखना है, 3 संख्या, बस 3 अंक ही देखना है। इस तीनों का अंक को उठा लेंगे, जो संख्या बनेगी, यानी तीनों अंक उठाएंगे तो 8 1 6 उठाएंगे, संख्या क्या बनी 8 से 16 बनी। 8 से 16 क्या 8 से विभक्त हो पाएंगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 0 2 यानी 102 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 से 16, अरे 102 बार में, हाँ ठीक है, तो 102 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी टोटल संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके 3 अंकों तक का भाग हमारा 8 से पूर्ण रूप से लग जा रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे नेक्स्ट उदाहरण अगर ले लेते हैं तो मान लीजिए जैसे मान लेते हैं हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये देख लेना है कि क्या इसमें 8 से भाग लग पाएगा। तो हमें क्या करना है, 8 से भाग लगाने के लिए सिंपल ये 3 अंकों को हमें उठाना है। 3 अंकों को उठाएंगे, 3 अंकों में भाग लगाना शुरू करेंगे, तो 8 3 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 उतरेगा, 8 एकम 8,
यानी ये ओवरऑल 3 अंक जो है विभाजित हो रहे हैं 8 से, तो इसका मतलब ये टोटल अंक आपको 8 से विभाजित हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाजता के नियम वही कहता है जो कि 3 से विभाजता के नियम कहता है। तो सिंपल, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी है, उस संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा है तो वो संख्या किससे 9 से विभक्त हो ही जाएगी। जैसे मान लीजिए इसी में हम अगर करते हैं, देखते हैं 9 से विभक्त हो पाएगा कि नहीं। तो ये अगर जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 5 14 और गया लाइट, तो आपका 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 5 14 और 14 7 21, यानी 9 से 21 जो है विभक्त नहीं होगा। तो हम कितना जोड़ दें और कि ये विभक्त हो जाएगा, तो 21 तो आया है, एक और 8 यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं। तो अब अगर जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल विभक्त हो जाएगा। 2 7 9 9 5 14, 14 7 21, 21 8, 21 8 29, गलत हो जाएगा, 21 6 हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं। उदाहरण को सूटेबल करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखिए 27 आ रहा है, सबका योग 27 आ रहा है, और 27 जब आ गया तो 9 से 27 विभक्त हो जाता है, इसलिए ये 9 से विभक्त हो जाएगा ये टोटल संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हैं। 18 लीजिए, 20 लीजिए, और इसमें 8 1 9 और 2 11 और 11 6 11 7 18, यानी ये भी एक उदाहरण हो जाएगा। यानी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो ये टोटल संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 10 से विभाजता के नियम देखते हैं क्या कहता है। 10 से विभाजता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या है उसके अंत में अगर 0 आ जाए, चाहे कितनी सी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके अंत में अगर 0 आ जाता है तो वो 10 से विभक्त हो ही जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से विभाजता का नियम देखते हैं। 11 से विभाजता का नियम कहता है ये कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, इसके प्रत्येक एक एक अंक को छोड़कर जोड़ देने से, और फिर जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण हम इसको ले लेते हैं, तभी संख्या विभक्त होगी 11 से जब इनके इस क्रिया के द्वारा, जैसे एक को छोड़कर एक जोड़ देंगे, फिर एक को छोड़कर एक जोड़ देंगे, और फिर एक को छोड़कर अगला टर्म को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जोड़ने से और फिर इसको जोड़ने से जो भी अंतर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए, तब जाकर ये 11 से विभक्त होगा। जैसे इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 8 10। इसमें से हम घटा देंगे कितना, इसके योग को, 2 और 7 9 और 9 7 16, 16 घटा देंगे। ये घटाने पर हमारा आ रहा है 6, ये कितना आना चाहिए, तब ये 11 से कटेगा जब यहाँ पे 0 आए या फिर 11 आए, 11 22 आए, मतलब 11 के गुणज के रूप में अंतर आना चाहिए, तब ये 11 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये लिख रहे हैं, तो ये संख्या क्या 11 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को छोड़कर एक को जोड़ देंगे, फिर एक को छोड़कर आगे जो टर्म होगा जोड़ेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर इससे जोड़ करेंगे और दोनों का अंतर करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, और फिर ये भी करेंगे तो 3 1 4, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए, तो वो विभक्त होगी। तो 11 से विभक्त होने का नियम ये है, और ये संख्या जो है 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 121 को भी ले सकते हैं। एक को छोड़कर एक जोड़ना है और एक को छोड़कर एक जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें तो केवल एक ही है, इसके आगे का टर्म नहीं है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो ये 0 आएगा, यानी ये 11 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस विभाजता के नियम इतना आप याद रखते हैं तो काम आपका बन जाएगा। इस बुक में बस इतना ही दिया गया। और हाँ, अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो किससे कटेगी, 12 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो वो 12 से कटेगी। जैसे 6 का नियम था, तो जो संख्या 2 से और 3 दोनों से कट रही है वो 6 से कटेंगे ही कटेंगे, यानी दोनों का अभाज्य गुणनखंड अगर हो रहा है तो वो उन अभाज्य गुणनखंडों से भी वो कटेगी। जैसे अगर कोई संख्या आपका 4 से कट रहा है और कोई संख्या 6 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या दोनों के गुणनफल से कट जाएगा, यानी 24 से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये विभाजता का नियम आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारा, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ संख्याओं के डिफिनीशन पर।
ठीक है, जो कि बेसिक में आपका दिया गया है, एक आध दिया गया है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें बेसिक संख्याओं में क्या आ सकता है, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं की अलग अलग अपनी अपनी प्रकृति होती है, जिसके तहत उन सभी संख्याओं को रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं संख्याओं के प्रकार में। संख्या कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप जान लीजिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर। और होल नंबर किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती है अगर गिनती की संख्या में शून्य लगाकर समूह बना देते हैं तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। केवल इसमें अंतर क्या है, 0 लगा देना है, यहाँ 1 से प्राकृत संख्या शुरू हो रही है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्णांक कहलाता है, जिसमें शून्य भी हो जाएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, मतलब प्लस में, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ऋणात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए, तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर देखते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या का डिफिनीशन, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से विभक्त हो जाती है पूर्णतः, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं किससे विभक्त हो जाएंगी, 2 से विभक्त हो जाती थी। ये संख्या किससे, 2 से विभक्त हो जानी चाहिए, 2 से विभक्त। और 2 से विभक्त के नियम आप जानते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहे तो वो 2 से विभक्त हो जाती है, तो ये सम संख्या हो जाती है। 5 नंबर क्या है, विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभक्त ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 2 बढ़ाते चलिए, आपका अनंत तक चला जाएगा, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोल सकते हैं आप क्या, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं आप क्या, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। इसका ये तीनों नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभक्त हो जाती है, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसका कहाँ से शुरू होता है, हमेशा 4 से शुरू होगा, एक और स्वयं को छोड़कर। तो इससे पहले अगर देखें 1, 2, 3 है, ये तीनों क्या अभाज्य, ये तीनों क्या भाज्य संख्या होंगे कि नहीं, नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों संख्या एक और स्वयं से ही कटते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होंगे। तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, उसके बाद 5 होगा, नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा भाज्य संख्या इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से तो कटे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और किसी संख्या से कटे, तब वो संख्या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, साथ ही साथ 2 से भी कटेगा। ठीक है,
6 है, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और साथ ही साथ 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या समझ गए हैं। अब देखते हैं हम, थोड़ा लाइट कम करना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं हम भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या क्या होती है। कितना था जी नंबर, 4-5 को देख ही लिए है ना, नंबर आप देख लीजिएगा कितना नंबर का था। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या कितना नंबर तक था, चलिए होगा 4-5 बता ही दिए हैं। आगे नंबर आप अपना डाल दीजिएगा। अभाज्य संख्या हम देखते हैं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर। इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे असंयुक्त संख्या बोलते हैं, असंयुक्त संख्या बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और ये इसको किसे मतलब ये इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन ये कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या इसके श्रेणी में, इसके क्रम में एक आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि एक ही है, तो एक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 2 देखते हैं तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2, चूँकि 2 जो है एक से और स्वयं से ही कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः नहीं कटेगा। तो पहला अगर उदाहरण अगर पूछ दिया जाए आपसे अभाज्य संख्या का, तो सबसे पहले आता है ये 2। और आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो ये सम संख्या भी है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है। तो इसी को हम बोलते हैं सम संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या, यानी इसको सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो शुरुआत किससे होगी अभाज्य संख्याओं का, 2 से हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चूँकि 3 भी है, एक और स्वयं से ही कटेगा, तो 3 हो जाएगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं, 7 हो जाएगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्रम बढ़ता जाएगा, 13, 19 और भी आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं आगे, परिमेय संख्या क्या, एक और ले लेते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिनके HCF, जिन संख्याओं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 2, 3, इन दोनों 2, 3 में ये हमेशा क्या होता है, पेयर के रूप में आता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, पेयर के रूप में आता है। तभी हम 2 संख्याओं को लेकर तुलना करते हैं, उसका HCF निकालते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसमें हमेशा 2-2 का पेयर बनकर आएगा संख्या। जैसे 2, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, ठीक है, और आपका हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डॉट इसी तरह से बहुत सारे आ सकते हैं संख्याओं का युग्म। तो जैसे इसमें HCF बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए, ये भी HCF 1 होना चाहिए, इसका भी HCF 1 होना चाहिए। कहने का मतलब कैसे, HCF निकालने का तरीका हम जानते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 1 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ कर देते हैं, शेषफल भाजक बन जाता है और यहाँ का भाजक भाज्य बन जाता है, तो ये 2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी 1 दूना 2, ये कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ जो रिजल्ट अंततः जो शेषफल भाजक बनता है वही आपका HCF हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF। तो इस दशा में हमारा HCF क्या आ गया, 1 आ गया। इसमें भी उसी तरह से करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, इस तरह से भाग करके हम देख लेंगे तो HCF ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण आप कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का समूह वह होता है जो कि आपका HCF, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हमेशा होता है, उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। या जिन संख्या युग्म का HCF 1 होता है, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे संख्याओं के क्रम को बढ़ाते हुए। बेसिक है तो थोड़ा सा, वैसे इसमें टोटल नहीं दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट है उसी को दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम जान लेते हैं इसको, इतना ही काफ़ी है, रहने देते हैं इसमें, क्योंकि आगे भी इसमें कुछ नहीं दिया गया। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि
अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानें, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कैसे पहचान सकते हैं की पहचान। सिंपल सी बात है, कोई भी अभाज्य संख्या का पहचान करने के लिए मान लीजिए कि छोटा सा उदाहरण हम लेकर चलते हैं, ये हमारा 197 है, ठीक है, 197 है, मान लेते हैं 197 को हमें बताना है कि क्या ये अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसके आगे कोई वर्ग संख्या ढूंढते हैं, इसके आगे यानी 97 के बाद 98, 99, 100 आगे इसके वर्ग संख्या ढूंढते हैं। तो इसके ठीक आगे वर्ग संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, तो इसके आगे वर्ग संख्या क्या हमें दिख रहा है, 100 दिख रहा है ना। इस 100 किसका वर्गमूल है, ये 100 का वर्गमूल क्या होगा, ये पहले हम निकाल लेंगे। तो पहले हम वर्ग संख्या ढूंढेंगे इसके करीब में, तो 100 आ जाएगा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। अब हम जिसका वर्गमूल अगर निकाल दिए इसका, तो इस वर्गमूल से ठीक पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको हम लिखेंगे। तो 10 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, 10 से पहले 9 अभाज्य हो सकता है, नहीं 9 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। तो इन संख्याओं से अगर इसके ठीक वर्गमूल जो जिस संख्या का निकाले हैं, इस संख्या के ठीक पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं, इन सभी अभाज्य संख्याओं से अगर इसमें भाग लग जाता है तो समझ लीजिए कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर भाग नहीं लगता है तो समझिए कि ये अभाज्य संख्या है। तो हम बारी बारी से लगा कर देखते हैं। 197 में अगर हम भाग लगा देते हैं 7 से, अगर पूर्णतः कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, अगर न कटे तो अभाज्य संख्या है। 197 में फिर हम भाग लगाएंगे किससे, 5 से। फिर 197 में हम भाग लगा कर देख लेते हैं किससे, 3 से। फिर 197 भाग लगा कर देखेंगे किससे, 2 से। अगर ये किसी भी एक संख्या से विभक्त हो जा रही है तो समझिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं 7 से अगर भाग लगाएं तो 7 दूना 14, 4 47 नहीं कटेगा, ठीक है। 5 57 नहीं कटेगा, तो ये 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये अभी तक सही है कि ये अभाज्य संख्या के कैटेगरी में जा रहा है। 5 से लगाएंगे तो भैया 5 का नियम होता है कि अंत में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं कटेगा। 3 से नियम होता है कि सबके संख्याओं का योग जो होगा 3 से विभक्त होना चाहिए, तो 9 1 10 7 17 17 3 से विभक्त नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। 2 से तो नियम होता है कि 0 2 4 6 आना चाहिए, भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 197 जो है ना, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पहले 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही हैं, ये सभी के सभी इसको विभक्त नहीं कर पा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये सब अपने कैटेगरी में रखना चाहते हैं, यानी ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये छोटी संख्या के लिए अच्छा है, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए तो फिर उसमें वहीं आपको प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा कि उसका भाग देकर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आपको निश्चित संख्याओं से ही भाग देकर आप क्लियर कर सकते हैं कि ये है कि नहीं, ठीक है। तो इसका नियम यही होता है, किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या निकालना है, देखना है कि अभाज्य संख्या है नहीं, तो उसके आगे हम देखते हैं कि कोई वर्ग संख्या है कि नहीं। तो आगे वर्ग संख्या चाहे करीब में हो चाहे कुछ भी हो, आगे ही देखेंगे। तो आगे जब देखेंगे तो ये 100 आ रहा है, 100 का वर्गमूल निकाल देंगे, और 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा ना, इसके ठीक पीछे क्या देखेंगे हम, अभाज्य संख्या। पहले सोचेंगे आगे का वर्गमूल संख्या, वर्ग संख्या, और ठीक वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के ठीक पीछे देखेंगे अभाज्य संख्या, और उन सभी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाकर देखेंगे कि वो विभक्त हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं हो रहा है तो वो अभाज्य संख्या है। समझ गए। तो अभाज्य संख्या की पहचान ये होती है। चलिए, अब ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हम देख लेते हैं भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न कुछ एक नियम है, एक सूत्र है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आपके प्रयोग आ सकते हैं चैप्टर बनाने में, चैप्टर का सलूशन करने में। तो ये देख लीजिए। हालांकि वैसे इतना तो काफ़ी नहीं है, फिर भी जितना भी है उतना जान लेना सही है। संख्याओं के भाग की अगर प्रक्रिया किया जाए, संक्रिया किया जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ये तो आप जानते हैं, भागफल जो शेषफल होता है, ठीक है।
कोई भी अगर भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल। भाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर, यानी जो भाग लगा रहा है, डिविजर इनटू कोसेंट QUOTIENT क्वोशेंट प्लस शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी को हम संक्षेप में लिखेंगे। डिवाइडेंड को हम किससे इंडिकेट कर देते हैं, मान लीजिए कि ये कोई बी से हम ए में भाग लगा रहे हैं तो हमें क्यू प्राप्त हो रहा है और शेषफल आर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, भाजक को हम डिविज़र बोलते हैं, डिविज़र। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT क्वोशेंट। ठीक है, अच्छा, इसको क्वोशेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ए को यानी भाज्य को डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड। इसी को हिंदी में लिखें तो हिंदी में आप कर लीजिएगा, डिविज़र को हम क्या बोलते हैं, डिविज़र को भाजक बोलते हैं, ये यानी भाजक हो जाएगा। डिवाइडेंड को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट को शेष भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो ये चीज़ एक सूत्र, इसको याद रखिएगा हमेशा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल हमेशा होता है। किसी भी संख्या में भाग लेते हैं तो ये संख्या प्राप्त करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाता है। इस प्रकार से जो भी कुछ भाग दिए होंगे उसका निकल जाता है कि भाग सही है या गलत है, ये जाँच करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे इतनी सारी चीज़। 2 चीज़ और पॉइंट है, उसको जान लीजिए। इसमें प्रयोग होगा आपको संख्या पद्धति में, उसका प्रयोग हो सकता है, तभी दिया गया है आपका। आपने 10वां में पढ़ा होगा एपी और जीपी पढ़े होंगे 10वां में, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सबका क्या रूल होता है, समानांतर श्रेणी का क्या रूल होता है उसको देखते हैं। समानांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं, कहीं कहीं श्रेणी लिखा रहता है तो उसी को श्रेणी भी बोलते हैं। एक काम करते हैं, इसके चेंज करते हैं। समानांतर श्रेणी को हम बोलते हैं एपी। ठीक है, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं। ठीक है, एपी जीपी। इसका क्रम कैसे होता है, ये होता है इसका क्रम होता है ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2D इन कोमा ए प्लस कोमा रहेगा ए प्लस 3D। इस प्रकार से इसका क्रम होता है, यानी सब में एक निश्चित पदांतर जुड़ा रहता है। इसमें एक D जुड़ा है, इसमें 2D, इसमें 3D, यानी सबका पदांतर जो होता है वो सेम होता है। और इसमें हमारा क्या पद होता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसका इंडिकेशन लिख देते हैं। ए को हम बोलते हैं क्या, प्रथम पद। समानांतर श्रेणी में देख लेते हैं, TN जो होता है वो अंतिम पद होता है, दोनों के लिए लागू हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, D क्या होता है, पदांतर या सर्वांतर, पदांतर या सार्वंतर कहिए या सर्वांतर कहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है एपी में। जीपी में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ए को तो हम बोलते ही हैं प्रथम पद, जीपी में भी, ये जीपी का बात कर रहे हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद। TN इसमें भी होता है, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। लेकिन इसमें आ जाता है आर को बोलते हैं सर्वानुपात, सर्वानुपात, यानी प्रत्येक का अनुपात आगे के क्रम जो होगा उसमें आर का ही डिफरेंस मिलेगा। जैसे इसका क्रम किस प्रकार से, गुणोत्तर श्रेणी का क्रम होता है ए आर स्क्वायर AR क्यूब, इस प्रकार से हमारा आगे सीरीज इसका बढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और इसका D निकालने के लिए, इसका R निकालने के लिए, जो कि पदांतर सर्वानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे बटा पहला, तीसरे बटा चौथे बटा तीसरा
8वें बटा 7वां, इस प्रकार से हम करते हैं पद को। तो यहाँ पे r बराबर क्या होता है, ए आर, अब बटा हम कर देते हैं ए, तो यहाँ से कट जाएगा तो r निकल जाएगा। पदांतर या पदानुपात या सर्वानुपात कर सकते हैं। और लेकिन इसमें अगर हम बात करें समानांतर श्रेणी में, तो इसमें d निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं या चौथे में से तीसरे वाले को आगे से पिछले वाले को घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्वांतर निकालने के लिए एपी में क्या करते हैं, एपी में सर्वांतर निकालने के लिए हमेशा आप करते हैं दूसरा माइनस पहला, ठीक है। लेकिन अगर गुणोत्तर श्रेणी में सर्वानुपात निकालना हो, सर्वानुपात, तो अनुपात का मतलब ही कह रहा है, जीपी में सर्वानुपात कह रहा है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, दूसरे बटा पहला कर देते हैं, इसमें अनुपात कर देना होता है। तो इस प्रकार से हम डी और आर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमारा 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, समांतर श्रेणी जो है और गुणोत्तर श्रेणी में इन दोनों का टीएन का पद निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, इसका योग निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करना है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए, और इसी के साथ हम बेसिक को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली, मतलब अभ्यास वाला प्रश्न को देखेंगे। चलिए, जब भी एपी से आपको कोई एपी में संख्या दिया गया हो, तो एपी का मतलब ही होता है एक सामान्य तौर पर एक निश्चित पदांतर के साथ आपका कोई भी संख्या आगे बढ़ता है तो वो एपी में होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी उनके बीच का हमेशा अंतर अगर सेम रहता है तो वो एपी में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एपी के लिए अगर आपको टीएन का सूत्र निकालना है, यानी अंतिमवा पद निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, a + n-1 इंटू डी का फार्मूला याद रखना पड़ता है, और इसे आप याद भी रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये होता है एपी के लिए। जीपी के लिए अगर टीएन का पद निकालना हो, जीपी के लिए टीएन का पद, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, टीएन बराबर AR⁻n-1 कर देना होता है। तो ये जीपी के लिए काम करता है, ठीक है। एपी में अगर आपसे एसएन पूछ दें, मतलब नंबर ऑफ सम यानी उसका योग पूछ दें, तो एपी में योग होता है n/2, n निकाल लेते हैं, n/2 कर देते हैं और इंटू a + l कर देते हैं या l + a कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ l क्या है, टीएन है, यानी अंतिम पद की संख्या है, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेते हैं क्या, योग का फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर इसी में n आपसे निकालना बस, चूँकि यहाँ पे योग निकालने के लिए n का ही महत्व है, तो n निकालने के लिए सिंपल आप क्या करते हैं, tn - a कर देते हैं, यानी अंतिम पद में से पहले पद को घटा देते हैं, अब बटा सर्वांतर से भाग देते हैं, यानी d कर देते हैं, अब +1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से n ज्ञात करना हो तो अगर इसमें हम देखें तो tn बराबर a, और अगर एसएन अगर यहाँ पे निकालना हो तो आप एसएन इसका कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल आपको एसएन निकालने के लिए कर देते हैं a × r⁻n-1 अब बाई r-1 निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी में को संख्या दिया गया है तो उसमें हम एसएन मतलब उस पूरा का संख्या यानी उसका सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसमें जितने भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया, आप देख भी सकते हैं। हालांकि इतना बेसिक से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन के साथ भी चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ फार्मूले हैं जो कि आपके बुक में ही दिए गए हैं, जैसा कि फार्मूला को हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका इसका प्रयोग लगभग अधिक से अधिक देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, प्रश्नमाला जो है 1A का करेंगे, ठीक है। और 1A में जितना भी प्रश्न है लगभग पता नहीं कितना है, देखते हैं। 1A में प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोड़िए हटाइए, इसको हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सबको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।